चलो जल्दी से मुझे बता दो। सब लोग अगर जुड़ जाओ हमारे साथ, सबको ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? चैट बॉक्स में आके जल्दी से बताइए मुझे, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? आज तो कोई इश्यू नहीं आ रहा है। हेलो पुष्पांजलि, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑल क्लियर, थैंक यू थैंक यू। आप लोगों ने 2 दिन मेरा साथ दिया, अब हमारी बारी है कि मैं आपका साथ कब तक और कैसे देता हूँ। आज ये फर्स्ट डे है हमारे एप्लीकेशन पे, तो शुरू करते हैं श्री गणेशाय नमः बोल के। और मैं 25 में सबका, क्योंकि आपको पता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाने के लिए ही हम यहाँ नहीं है, यहाँ पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हम पढ़ाएंगे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको क्या क्या बताएंगे, सारा कुछ। और आज एंड ऑफ द डे हम एक बार रोज 10 से 15 या 20 मिनट सब लोग एक साथ बैठ करके डिस्कस करेंगे कि किसको क्या प्रॉब्लम आई। ठीक है? क्या मेरी बात से आप लोग सहमत हो? ऐसा तो नहीं कि वो टाइम वेस्टिंग लगेगा। पूरे दिन के बाद जिसको जो एक्सपीरियंस हुआ है आप हमें वो बताओगे। ऑडियो क्लियर है ना? ऑडियो में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आएगी तो चिंता की बात नहीं है। और अच्छे माइक और अच्छी चीजें हम व्यवस्था कर लेंगे। ठीक है? थैंक यू विशाल, पुष्पांजलि, सिद्धांत, इतने लोग जुड़े हैं। 5 और कोई? बाकी के लोग नहीं है। कोई अगर हो फ्री तो व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज अलग से डाल दो कि हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करेंगे, टाइम है भी नहीं इतना कि वेस्ट करें। शुरू करें? एक बारी डन बोलो, मैं शुरू करूं। एक बारी डन का मैसेज दो, मैं शुरू करूं। रेडी, वेरी गुड। चलो जी, मेरी बात सुनना। कैसे पढ़ना है हम लोगों को? हम लोगों को ऐसे पढ़ना है कि साथ साथ पढ़ें, साथ साथ रिकॉल करें। तो स्टेप नंबर 1, मैं ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। स्टेप नंबर 2, उसको दोबारा से रिकॉल करूंगा। स्टेप नंबर 3, हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इंड ऑफ द, जब इंड हो जाएगा तो एक टाइम बताऊंगा कि अब आपको ऑडियो रिवीजन भी करना है। सर ऑडियो रिवीजन कौन देगा? मैं दूंगा। ऑब्वियस सी बात है, मैं दूंगा। ताकि मेरी ही बातों से आप अवेयर रहोगे, पढ़ते रहोगे, सुनते रहोगे तो सुना सुना लगेगा। और जब बातें सुनी सुनी लगेंगी तो वो ऑडियो रिवीजन भी बहुत इफेक्टिव होगा लास्ट में। ठीक है? तो देखो 5 चैप्टर में पूरी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमारी है। 5 चैप्टर, मतलब ये कह सकते हो जब भी हम ये सब्जेक्ट पढ़ने चले हैं तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हम लोग स्ट्रेटेजिस्ट हैं। ठीक है? जैसे जैसे बोलूं आप भी कम्युनिकेट करते रहना, कोई जल्दी नहीं इस सब्जेक्ट में। ठीक? हम लोग स्ट्रेटेजिस्ट हैं ऐसा मान के चलना। तो हमें किसी कंपनी के लिए स्ट्रेटेजी बनानी है। ठीक? तो स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे, सोचो मेरे साथ साथ। सबसे पहले नाम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसका मतलब इस सब्जेक्ट में हमें कब कहां कौन सी स्ट्रेटजी लगानी चाहिए या उससे पहले कैसी स्ट्रेटजी कैसे डेवलप की जाएगी, यही 2 चीजें पढ़नी है। स्ट्रेटजी बनाएं कैसे और किस टाइप की स्ट्रेटजी किस किस सिचुएशन में किन ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूट करेगी। इतनी बात समझे? इतना इसमें तो कुछ है नहीं ऐसी बात। तो देखो जी, अब सबसे पहले जब नाम ही है सब्जेक्ट का, जैसे हमारे लिए एक मार्गदर्शन का काम कर रही है, मतलब डायरेक्शन देगी। ये सब्जेक्ट हमें बताएगा कि आपको स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, कौन सी स्ट्रेटजी कब लगानी है, कौन सी स्ट्रेटजी कैसे चूज करनी है, ये सब्जेक्ट बताएगा। ठीक? तो ये सब्जेक्ट जब ये बताएगा तो मुझे जानना, हम लोगों को, हमें आपको जानने का ये हक है कि सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो इस सब्जेक्ट के बारे में जानो। यानी क्या है हमारी स्ट्रेटेजी, क्या है मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि स्ट्रेटेजी क्या है, मैनेजमेंट क्या है। बात समझ में आई? सब चैप्टर के नाम से पता है। दूसरा स्टेप, सर जब ये सब हम जान जाएंगे फिर ये भी जानेंगे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। ठीक है? इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं, हमें ये भी जानना होगा। ठीक? तो मेरिट्स डिमेरिट्स, मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूज करने के बेनिफिट और लिमिटेशंस क्या क्या हैं, मतलब
कौन कौन सी रुकावटें हैं जहां पर स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट पढ़ के भी हम कुछ नहीं कर पाते, कब पढ़ के भी हम बहुत बड़ा कुछ स्ट्रेटजी बहुत अच्छी नहीं बना पाएंगे, क्या वजह है। ये 2 टॉपिक हो जाएगा। अच्छा, ये एक-एक करके डीप में हम जाएंगे, पेशेंस आपको रखना है, ठीक है। सर ये सारी चीजें पढ़ लेंगे, ठीक, आगे पढ़ो। फिर आप ये बताओ, अब आपको सीखना होगा स्टेप 2 में। स्टेप 1 में क्या होगा? स्टेप 1 में क्या होगा? हमें इस सब्जेक्ट के बारे में जानना है। स्टेप 2 में क्या होना, ये बातें आपके दिमाग में फीड होनी चाहिए। स्टेप 2 में क्या होगा? सर स्टेप 2 में ना हमें स्ट्रेटजी बनाना सीखना है। और अगर हम थोड़ी देर के लिए किसी कंपनी की स्ट्रेटजी से बाहर आए, हमारे और आपके बीच की बात करें, हम आप जब पढ़ने बैठते हैं या हम आप जब कोई अटेम्प्ट के लिए कुछ स्ट्रेटजी बनाते हैं कि मैं 25 में कैसे हमें पारघाट लगाना है, कैसे हमें पास होना है, तब आप क्या करोगे? तब भी आप जो स्ट्रेटजी बनाओगे बहुत सारी चीजों का एनालिसिस करोगे। करोगे कि नहीं करोगे? ठीक वैसे ही जब स्ट्रेटजी बनाएंगे तो हमें एनालिसिस करना होता है, किसका करना होता है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो एनालिसिस है उसी को बोला गया स्ट्रेटेजिक एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करेंगे। तो बोलो स्टेप 1 क्या है? सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। स्टेप 2 क्या है? स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करेंगे। लेकिन सर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में क्या करते हैं? उस कंपनी के, भाई एक कोई भी कंपनी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो एक सराउंडिंग्स है, यानी उस वो किसी न किसी इन्वायरमेंट में ही चल रही है, ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट। तो कंपनी के 2 इन्वायरमेंट हो सकते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, जो कंपनी यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर। बोलो साथ साथ, इंटरनल, एक्सटर्नल। क्या यहां तक सबको सब समझ में आ रहा है, दिख भी रहा है? सब लोग बिल्कुल यहां तक डन बोलो, एक बारी बोल दिया करो तो मुझे मुझे ये डाउट होता है ना कि कहीं कोई इश्यू तो नहीं आ गया कि कोई कुछ बोल नहीं रहा, तो बस हल्का सा थंब या कुछ ऐसे बना दिया करिए तो मैं आगे बढ़ पाऊं एकदम फ्री होके, ठीक है। तो बोलो स्टेप 1 सब्जेक्ट को जानेंगे, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। स्टेप 2 स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करेंगे। और इसी स्टेप 2 में हम 2 काम करेंगे, पहला इंटरनल एनालिसिस और दूसरा एक्सटर्नल एनालिसिस। इंटरनल, एक्सटर्नल, डन। 2 स्टेप हो गए। सर तीसरा स्टेप क्या है? ये एनालिसिस करके ही तो हम स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो हमारी जब स्ट्रेटजी बनेगी तो सिचुएशन के हिसाब से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्या कंडीशन है उसके हिसाब से हम स्ट्रेटजी चूज करेंगे कि यहां पर क्या क्या चीजें करनी चाहिए। लाइक अगर आपके पास 15 दिन बचते हैं तो आप एक रिवीजन प्लान करते हो, 20 दिन बचते हैं तो आप कहते हो सर 1.5 डे एक्स्ट्रा हो जाए, जब आपके पास एक महीना होता है 2 रिवीजन प्लान करते हो। तो आपकी स्ट्रेटजी भी सिचुएशन के हिसाब से बदलती है। तो ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटजी उनके बहुत सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से अलग अलग हो सकती है। तो हम लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। बोलो पहले चैप्टर में क्या करते हैं? स्ट्रेटजी के बारे में जानते हैं, तो इंट्रोडक्शन हो गया। दूसरे और तीसरे ये 2 चैप्टर हमारा स्टेप 2 है जिसमें हम स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करते हैं। और स्ट्रेटेजिक एनालिसिस जो हम करेंगे, अच्छा अभी तक तो सब ठीक था। नहीं कुछ प्रॉब्लम होगी, मैनेज करिए, यहां से तो कोई इशू नहीं है। मैंने क्या कहा, स्टेप 2 में क्या करना है? स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। स्टेप 2 में 2 चैप्टर कवर कर रहे हैं यहां पर, पहला इंटरनल एनवायरनमेंट, दूसरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। डन। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पहले पढ़ेंगे चैप्टर 2 में, इंटरनल एनवायरनमेंट उसके बाद पढ़ेंगे, कब? चैप्टर 3 में। डन। अब बात करें इसके बाद हम स्ट्रेटजी चॉइसेस हमारे पास होंगी, कौन से कब कहां कौन से लगाने हैं, चैप्टर 4 में। और ये सब करने के बाद मुझे जरा बताओ, अब बारी आई इंप्लीमेंट करने की। तो हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। अब मुझे जरा बताओ, अगर पूरी एसएमए में नाम पूछ लू आपको तो 5 चैप्टर को आपने 3 स्टेप में या 4 स्टेप में डिवाइड कर लिया। बोलो 4 स्टेप में डिवाइड है कि नहीं? स्टेप 1 सब्जेक्ट को जानेंगे, स्टेप 2 स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करेंगे जिसमें 2 एनालिसिस करेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल, चैप्टर 3 एंड 4, 2 एंड 3।
और स्ट्रेटजिक चैप्टर 4 में क्या करेंगे, स्ट्रेटजी चूज करेंगे। चैप्टर 5 में क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। और इंप्लीमेंट करने के बाद हमें इवेल्युएट करना है। डन। हाँ, सब ओके है अभिनव जी, सब ओके है, सब ओके है। सब बच्चे यहाँ देख रहे हैं, सबको कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई। तो 5 चैप्टर हम लोगों ने जुबान पे रख लिए। ठीक, अब बढ़ते हैं हम आगे, एक एक चैप्टर पर जाएंगे, एक एक चैप्टर को समझाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ, ये है हमारे चैप्टर का नाम, क्या नाम है, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, राइट। अब ये चैप्टर करने से पहले सीधे हम आते हैं नोट्स पे, फिर सीधे हमें एक एक करके आपके मॉड्यूल को बताते चलेंगे। ये है हमारा चैप्टर 1। सब लोगों को अच्छे से दिख रहा है स्क्रीन पे, गुड। चैप्टर 1 जो है हमारा नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। हाँ, नोट्स देंगे, नोट्स देंगे, बिल्कुल देंगे, नोट्स देंगे, टेस्ट लेंगे, चिंता मत करो। कितने स्टेप में पढ़ाई करनी मैंने आपको बताया। कोई बात नहीं, मॉड्यूल नहीं है बेचा, मॉड्यूल भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएगा। मॉड्यूल तो आप मंगा भी सकते हो आईसीआई से भी। चलो, कितने टॉपिक हैं, 5 टॉपिक हैं इस चैप्टर में, बोलो मेरे साथ। और क्वेश्चन भी साथ साथ हम आपको थोड़ा समझाएंगे कि क्या क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। 5 टॉपिक हैं चैप्टर 1 में। सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो क्या है, वो है मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। क्या पढ़ना है, मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। चैप्टर 2 में अब हमारी बारी आई, हमने क्या बोला, अब आपको जानना हो, सॉरी चैप्टर 2 कह रहे हैं, ये चैप्टर 1 ही चल रहा है, हम सब्जेक्ट को जानने की कोशिश कर रहे हैं चैप्टर 1 में। चैप्टर 2 एंड 3 में स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल का। चैप्टर 4 में चॉइसेस क्या क्या है हमारे पास। चैप्टर 5 में इंप्लीमेंट कर देंगे और साथ साथ इवेल्युएट करेंगे कि सब ठीक चल रहा है या नहीं। ठीक है, चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे पूरी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को। चलो, सबसे पहले चैप्टर 1 में 5 टॉपिक है और पांचों को घोल के पी जाना है, लेट नहीं करना। जितना आज पढ़ो आज का आज याद होना चाहिए, ऑडियो रिवीजन हो चाहे वीडियो रिवीजन हो, हर तरीके से। ठीक है, देखो, दूसरा टॉपिक हमारा होगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ही बारे में। ऐसे मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, नोट्स आपके पास नहीं है तो आज कल में प्रिंट ले लेना, आपके लिए अच्छा होगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस, ये 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और मैं बताऊंगा कि कब कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, फिर एक टॉपिक आता है आपका स्ट्रेटेजिक इंटेंट। क्या नाम है, स्ट्रेटेजिक इंटेंट। चैप्टर 1 में जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 3। ये कंफ्यूज कर सकता है आपको, मतलब यहां पर आपको थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगाना रहेगा रिटेन करने के लिए। ठीक है, ये स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि विजन क्या है, आपके भी अपने विजन है, आपका भी अपना सपना है। किसी का सपना है मैं सीए बन के ढेर सारा पैसा कमाऊंगा, किसी का सपना हो सकता है कि मैं इसलिए सीए करना चाहता हूं क्योंकि रामकली हमारी ने शर्त रखा है कि सीए अगर नहीं कर पाओगे तो मैं, पापा नहीं मानेंगे, अब्बू जान नहीं मानेंगे, ऐसा सुना है ना। तो किसी का ये भी हो सकता है। तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट, विजन, मिशन, गोल। अब गोल क्या है, एक एक सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, सबके बारे में हमें समझना है। गोल के बाद हमें पढ़ना होगा ऑब्जेक्टिव। देखो, अगर मैं आपसे कहूं आपका गोल क्या है, फिर मैं आपसे कहूं आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप कंफ्यूज हो गए ना, यार गोल भी मिलता जुलता है ना, ऑब्जेक्टिव भी मिलता जुलता है ना, तो अंतर क्या है दोनों में। एग्जाम में अगर एमसीक्यू में यही पॉइंट पूछ लिया गया है, एमसीक्यू वगैरह में, तो कंफ्यूजन तो होगी। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो सर ऑब्जेक्टिव, फिर हम पढ़ेंगे वैल्यूज क्या है, वैल्यू। और आप भी जानते हो वैल्यू के लिए तो आप भी परेशान रहते हो, अरे मुझे वैल्यू नहीं मिली। शादियों में फूफा नाराज हो जाते हैं, क्यों, कहते हैं हमें वैल्यू नहीं मिली। शादियों में फूफा का नाराज होना वे, लेकिन यहाँ वो वैल्यू की बात नहीं है। वैल्यू, वो वैल्यू की बात नहीं, इंपॉर्टेंस वाले वैल्यू की बात नहीं है। समझ में आया, यहाँ पर वैल्यू अलग है, उस पे हम टॉपिक पे आएंगे। नहीं तो वैल्यू का मतलब इंपॉर्टेंस, इज्जत मिलना, वो अलग सीन है।
चौथा टॉपिक हमारा होगा स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। भाई हम जहां पर स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं, हमें ये जानना जरूरी है ना कि लेवल क्या है ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से लेवल बने हुए, हायरार्की क्या है, जानना होगा। तो ये हमारा टॉपिक नंबर 4 होगा। पांचवा और लास्ट टॉपिक क्या होगा, हमें नेटवर्क रिलेशनशिप पढ़ना होगा बिटवीन द 3 लेवल। कौन से लेवल, ये जो चैप्टर, ये जो फोर्थ टॉपिक में है कि लेवल कितने हैं, तो यहाँ पर 3 लेवल हम पढ़ते हैं, वो 3 लेवल अभी डिस्कस करेंगे। इन्हीं तीनों लेवल के बीच में क्या, कैसे नेटवर्क रिलेशनशिप है, वो हम 5वें टॉपिक में पढ़ेंगे और चैप्टर 1 हमारा इतने में कंप्लीट हो जाएगा। मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर कितने नंबर का ये है? 10 मार्क्स का एग्जाम में आएगा। जितने चैप्टर हैं, 5 चैप्टर हैं, 10 इंटू 5, 50 मार्क्स का एसएम आपके एग्जाम में आना है। तो जब हर एक चैप्टर 10 नंबर का है, तो किसी को कम इंपॉर्टेंस, किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना ठीक बात नहीं है। सब पे इजी लगे तब भी, टफ लगे तब भी फोकस अच्छे से करना है, रिटेन रखना है एग्जाम में। ठीक, अब ये रहा इंट्रोडक्शन कि आप जानो कि ओवरऑल क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, किधर किधर से जाना है हमें। अब शुरू करेंगे एक एक टॉपिक के बारे में। चलो बताओ, यहां पर एक बार मुझे एक थंब लगाओ तो मैं आगे बढ़ूं। इतना ये इशारा काफी है, ये इशारा इसलिए काफी है कि मैं समझ जाऊंगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, आगे बढ़ जाते हैं। हम्म, हमें लगता है कुछ लोग क्लास, 8 लोग क्लास ले रहे हैं, 10-12 लोग तो रहे होंगे क्लास में अभी। तो 8 लोग हैं, एक दो लोग नहीं हैं, वो बाद में रिकॉर्ड करके देखेंगे या रिकॉर्डिंग देखेंगे। चलो शुरू करें। सबसे पहले शुरू करते हैं यहां से, मीनिंग से। ये रहा स्क्रीन पे, स्क्रीन पे सब ठीक दिख रहा है? नहीं दिखेगा तो मैं स्क्रीन को और सेट कर दूंगा, 1 मिनट लगा करके, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम्म, हम्म, दिख रहा है ना सबको अच्छे से? दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सही है, सबके पास नोट्स है, नोट्स नहीं होगी तो नोट्स प्रिंट करवा लेना। चलो सबसे पहले एक बात बताओ, हम स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की मीनिंग जानना जरूरी है कि नहीं? उसकी मीनिंग जानेंगे, फिर उसका नेचर जानेंगे। मीनिंग और नेचर, ये पढ़ने के बाद क्या मॉड्यूल पढ़ना पढ़ना पड़ेगा क्या आपको? नहीं, जितना मैं कहूंगा उतना पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज आपको बताऊंगा, आपको सिर्फ पढ़ना है। आपको सोचना नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है। पुष्पांजलि कह रही सर यहाँ एक पेज का 3 रुपए लेता है प्रिंट करने का। देखो भाई, अब मैं देखूंगा इस बारे में। अब अभी तो ये नोट्स मैं आपको तुरंत तुरंत का दिया हूँ, अब चेंज करके बड़ी मॉड्यूल में वैसा बना करके, फिर अच्छी नोट्स कवर वगैरह बढ़िया सा बना करके फिर आपको डिलीवर करने के लिए सोचेंगे, पर अभी तो नहीं पॉसिबल है ना? उसके लिए चार्जेस ज्यादा लगेंगे, फिर वही हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, है ना? चलो सबसे पहले स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की मीनिंग जानना है, तो हम लोग मैनेजमेंट क्या है ये जानना चाहते हैं। तो मुझे जरा सोच के बताओ, दिल से जवाब देना, बिना पढ़ी लिखी हुई बातों का, जो आपके मन में आज तक रहा है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट से क्या समझते हो आप? जितने लोग हो अपना व्यू पॉइंट बताना, हिंदी में लिख के चाहे बताना, सिंपल सी बात बताना। नहीं नहीं, लक्ष्मी नगर में तो बहुत सस्ता प्रिंट है, दिल्ली में बहुत सस्ता है, मुखर्जी नगर में दिल्ली में बहुत सस्ता है। जो दिल्ली से नहीं है उन्हें हो सकता है प्रॉब्लम हो, प्रिंट महंगे होंगे उनके, है ना? अब क्या किया जाए उसका, तो है ना। चलो अभी पढ़ो, फिर बाद में इसकी बात करेंगे, ये सारी बातें ग्रुप में किया करो, है ना? मैनेजमेंट क्या है, इसके बारे में आप लोग एक एक पॉइंट बताओ, बस एक पॉइंट जो आपके दिल से निकले, रटा रटाया ना हो। विशाल वर्मा कह रहे हैं मैनेज ऑल वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन। ओहो, मतलब विशाल का कहना है, सब लोग समझना, मैं ना जबरदस्ती क्लास नहीं खींच रहा हूं। जितनी बातें मैं खींचूंगा उतनी बातें आपको हम क्वेश्चन में दिखाएंगे, वही आपको याद, वही बातें याद आएंगी और उसी के थ्रू आप पूरा आंसर फ्रेम कर पाओगे।
अनीश यादव कह रहे हैं जो पर्सन पूरा फंक्शन को मैनेज कर रहा है। ओके, विशाल कह रहे हैं मैनेज ऑल वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब दोनों के जवाब में, और किशोरी कह रही हैं कि मैनेजमेंट हैंडलिंग एन इवेंट इन एन इफेक्टिव मैनर, इवेंट को इफेक्टिव मैनर में करे। और सिद्धार्थ करें ग्रुप ऑफ पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ एंटिटीज ऑब्जेक्टिव। सिद्धार्थ ने बड़ी पढ़ी लिखी बात बोल दी, पर हाँ सिंपल सी बात। विशाल, अनीश या किशोरी, इन तीन, अगर इन लोगों की बात करें तो दो बातें ध्यान में देखो, सब लोग देखना, सबको कमेंट भी दिख रहा है, सबको बातें भी दिख रही। विशाल का कहना है मैनेज ऑल वर्क, इट मींस मैनेजमेंट एक काम है, क्या है, एक वर्क है। इन्होंने कहा मैनेजमेंट एक काम है, एक फंक्शन है। बात समझ में आई? मैनेजमेंट एक फंक्शन है, एक। तो दो बातें ध्यान रखना। और वही अनीश ने कहा कि वो पर्सन जो पूरा का पूरा फंक्शन मैनेज करता है। दोनों की बात में थोड़ा थोड़ा फर्क है, और वही अंतर लेकर के हम यहां पर आईसीआई मॉड्यूल को समझाने वाले हैं। समझना, मैनेजमेंट को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक अनीश की तरीके से, एक विशाल की तरीके से। अनीश की तरीके से, विशाल की तरीके से क्या है? विशाल ने कहा जो पर्सन पूरे फंक्शन को मैनेज करता है, मतलब कि ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स। मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो की ग्रुप है, की ग्रुप है। की ग्रुप मतलब सर ये ना पीपल पॉइंट ऑफ व्यू से है। दूसरा, मैनेजमेंट कुछ फंक्शंस को कहते हैं, सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस, एंड प्रोसेसेस। तो दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो, दो रेफरेंस में मैनेजमेंट को डिफाइन कर सकते हो, दो सेंस में डिफाइन कर सकते हो। दो सेंस कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर वन, पीपल पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर दो, पीपल के साथ साथ फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से या वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी विशाल और अनीश के दो अलग अलग पहलू थे बातों के। समझ में आ गई? तो सबसे पहले आप लिखोगे भी ऐसे, बस ये फ्लो बना के एग्जाम में नहीं लिखना, लिखना आपको सिंपल तरीके से ए बी, वर्डिंग सारा ऐसे ही लिखना है, कुछ भी आपको नया करने की जरूरत नहीं है। जितना नोट्स में दिया है मोर देन एनफ है। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करानी है वो मैं आपको देता रहूंगा। तो मैनेजमेंट टर्म यूज करते हैं दो सेंस में। पहला, ए एंड बी दो पॉइंट है। पहला, की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स, और दूसरा, सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस कैरिड आउट बाय द मैनेजमेंट। क्या ये दो बातें आपको रिटेन रह जाएंगी एग्जाम में? ये मैनेजमेंट क्या है वो बता रहा हूं। मैनेजमेंट दो तरीके से डिफाइन होगा। सबसे पहले की ग्रुप ऑफ ऑन ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, एमसीक्यू के भी क्वेश्चन आएंगे, इसलिए बहुत बहुत ध्यान से समझना। मैनेजमेंट है क्या? मैनेजमेंट एक, अंडरलाइन भी करना साथ साथ, क्योंकि फिजूल की बातें नहीं पढ़नी, बिल्कुल काम की बात पढ़नी है जो एग्जाम में आप लिख भी पाओ और रिटेन भी रख पाओ। मैनेजमेंट एक चीफ ऑर्गन है which is interested with the task of making it purposeful and productive entity। ये जवाब मिल गया किसका? ये जवाब सिद्धांत का मिल गया। इन्होंने कहा ना ग्रुप ऑफ एन पीपल, ग्रुप ऑफ अ पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टुवर्ड्स अचीविंग द एंटिटीज ऑब्जेक्टिव। सिद्धार्थ ने कहा ना, ये देखो यही बात तो लिखी है, मैनेजमेंट एक चीफ ऑर्गन है। इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड मतलब समझ रहे? इंटरेस्टेड वो नहीं, इंटरेस्टेड यूएसटीईडी है। इंटरेस्टेड मतलब उस चीज में बिल्कुल इन्वॉल्व होना, उस चीज में इतना एफर्ट लगाना, समझ रहे हो? कुछ पाने के लिए बहुत जोरदार मेहनत करना, ऐसे कह सकते हो। इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ मेकिंग इट पर्पजफुल एंड प्रोडक्टिव एंटिटी। थोड़ा सा वर्ड्स अलग हैं, बाकी सिद्धांत की बातें मैच कर रही हैं। बाई कैसे करेंगे? अच्छा एक बात बताओ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसको प्रोडक्टिव एंटिटी में बनाना है, बहुत प्रोडक्टिव बनाना है, तो क्या करोगे? सर एक काम सबसे जरूरी है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसोर्सेस है ना, बड़े बिखरे पड़े होते हैं। जैसे कभी कभी देखा होगा, लेबर लगे हैं, जहां लेबर का काम नहीं वहां भी 10 लेबर लगे पड़े हैं। होता है या नहीं? जहां लेबर की जरूरत है वहां लेबर के बिना मशीन रुक गया है, बुलाया जा रहा है जल्दी आओ, टाइम, वहां क्या कर रहे हो? ऐसा देखा है? गांव में घर बनवा लो,
बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट करोगे तो वहां भी देखोगे भाई, हर 1 घंटे में एक मजदूर को शू आ जाती है, वो भाग जाता है वॉशरूम जा रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, जानबूझ करके। ये भी कह सकते हो कि अगर कुछ एक काम में 2 लोगों से काम चल सकता है तो वहां पता चला 3-3 4-4 लोग इंप्लॉयड हैं। बात समझ में आई? कई जगह ऐसा हो सकता है, कई जगह पर जहां पर आप देखो कि इस जगह पर यानी इस काम में, इस प्रोजेक्ट में इतना पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देने वाला प्रोजेक्ट कुछ और है, कहीं और है, तो वो भी तो गड़बड़ हो रहा है। मतलब सर ये ना, और रिसोर्सेस हैं क्या? रिसोर्सेस का मतलब मैन पावर, मनी, मटेरियल, टेक्नोलॉजी। मेरे साथ साथ बोलो, रिसोर्सेस का मतलब क्या है? मैन पावर, मनी, मटेरियल, टेक्नोलॉजी। अपने मन में ये बातें बोलना, मैन पावर, मनी, मटेरियल, टेक्नोलॉजी, MMMT, MMMT। तो भाई मैन पावर का मतलब जो एम्प्लॉइज हैं, ये सब मैन पावर है, इनको सही तरीके से इस्तेमाल करना है, सही जगह पर सही टाइमिंग के साथ इन्हें काम इनसे लेना है। मनी, जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, लगाना ठीक है, उससे ज्यादा आउटपुट मिल रहा है तो लगाओ, कम मिल रहा है तो वहां कम लगाओ, कुछ चीजें तो सोचोगे ना। मनी हो गया, ये भी डिसऑर्गेनाइज नहीं होना चाहिए। मटेरियल, पता चला कि मटेरियल वेस्ट जा रहा है, स्क्रैप में बहुत ज्यादा जा रहा है। टेक्नोलॉजी, ये भी रिसोर्सेस है, सही टाइम पे सही काम में सही जगह पर आपको टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ जाएगी। अगर आज मैं ये टेक्नोलॉजी नहीं यूज कर रहा होता तो आपको पढ़ा नहीं पाता, यूट्यूब पे तो नहीं हो पाता ना ये चीज। क्या बात एग्री कर रहे हो सब लोग? तो सर ये जो मैनेजमेंट है ना, ये की ग्रुप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन होता है, और ये इसका काम क्या है? ये ब्रिंगिंग टुगेदर एंड इंटीग्रेटिंग द डिसऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेस, सारे डिसऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेस को एक साथ लाता है, इंटीग्रेट करता है। और वो रिसोर्सेस हैं कौन से? मैन पावर, मनी, मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, और ये सब एक जगह पर, मतलब इन सब का इस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है कि ये कंबाइंड होकर के एक काम को करने की कोशिश करता है, किसी एक गोल को अचीव करता है। ठीक है, बात समझ में आई? और मैनेजमेंट क्या है, यहां तक डन है? यहां तक किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? मैनेजमेंट एक इन्फ्लुएंस प्रोसेस है, अंडरलाइन करना, इन्फ्लुएंस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक इन्फ्लुएंस प्रोसेस है, इसे अंडरलाइन करना आप लोग। सर ये इन्फ्लुएंस प्रोसेस का मतलब, भाई अगर सोच के देखो, इन्फ्लुएंस कैसे कर किया जा सकता है? कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? टू मेक थिंग्स हैपन, कुछ कराना है ना, तो इन्फ्लुएंस ही नहीं रहेगा तो कैसे होगा? टू मेक थिंग्स हैपन, टू गेन कमांड ओवर द फिनोमिना। और एक और बात, एक और बात, इवेंट और पीपल को इंड्यूस करेंगे और डायरेक्ट करेंगे एक पर्टिकुलर मैनर में। आप पूरी पूरी बात वही घुमा करके कही गई है जो ऊपर है, ब्रिंगिंग टूवर्ड्स द, ब्रिंगिंग टुगेदर एंड इंटीग्रेटिंग द डिसऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेस। ठीक है, इन्फ्लुएंस कैसे होता है जरा मुझे बताओ, इन्फ्लुएंस होता कैसे है? पावर से इन्फ्लुएंस आता है, बहुत पावरफुल लोग इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। कंपीटेंस से आता है, नॉलेजेबल नहीं हो तो आपका इन्फ्लुएंस ही नहीं है। आप कैसे, आप मैनेजमेंट में जाना है, मैनेजमेंट का मतलब जो टॉप लेवल के लोग हैं, की ग्रुप ऑफ पीपल है, उनको तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सबको लेके चलना है, सबके बीच में कोऑर्डिनेट सबको करना है, सबको डायरेक्ट करना है। तो सर उनके पास पावर होनी चाहिए, उनकी कंपिटेंस होनी चाहिए, उनके पास नॉलेज होना चाहिए, और उनके पास रिसोर्सेस भी होना चाहिए। तो इन्फ्लुएंस इज बैक्ड बाय पावर, कंपिटेंस, नॉलेज एंड रिसोर्सेस। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? तो अब हम पढ़ते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा क्या है? सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेस कैरिड आउट बाय द मैनेजमेंट। क्या करता है? आपने ट्वेल्थ क्लास में पढ़ा होगा, ट्वेल्थ क्लास में क्या पढ़ा है? फंक्शन क्या होते हैं? वो फंक्शन क्या है? मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। ये आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, अगर आपने, आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो। अगर आप आईसीएसई के स्टूडेंट रहोगे यानी आईएससी के,
तो शायद ये आप में एक सब्जेक्ट कॉमर्स नाम से था अलग, कॉमर्स नाम से, तो वहां ये चीजें पढ़ाई जाती थी और सीबीएसई में बिजनेस स्टडीज नाम से पढ़ाया जाता था, जहां तक मुझे याद है। तो ये फंक्शन है क्या? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। PODSC, PODSC, डन। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है सर। ये जो फंक्शंस हैं ये वाइड रेंजिंग है बट क्लोजली इंटर रिलेटेड है। ये जितने फंक्शन है भाई, प्लानिंग का अलग काम, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, सब बहुत बड़ा दायरा है, लेकिन सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग। तो ये एग्जांपल, ये वाला डिफिनेशन तो बड़ा आसान था। तो डिफिनेशन कोई एक नहीं है, दोनों मिला के डिफिनेशन है। व्हाट इज मैनेजमेंट? अब जरा जल्दी से मैं एक काम करता हूं, समराइज करता हूं चीजों को, मेरे साथ साथ बोलो। आप अपने घर पे हो तो बोलो, मुझे बताओ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? चैप्टर 1। रिकॉल कराऊं, चैप्टर 1। चैप्टर 1 में कितने टॉपिक करने थे सर? 5 टॉपिक। पहला टॉपिक क्या था? हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की मीनिंग जाननी थी। हमने कहा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की मीनिंग जानना है तो क्या जानना पड़ेगा? मैनेजमेंट की मीनिंग अलग, स्ट्रेटेजी की मीनिंग अलग। ठीक है। फिर आपने कहा सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की मीनिंग, तो मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजी की दो मीनिंग है। मैनेजमेंट की मीनिंग हमने पूछा तो आपने कहा दो तरीका है। एक तो कुछ लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें मैनेजमेंट कहा जाता है, या तो उनके कुछ फंक्शंस हैं, उन्हें मैनेजमेंट कहा जाता है। जो वो काम करते हैं, कहते हैं ना ये मैनेजरियल वर्क है, ये मैनेजमेंट है। ठीक है। तो इसको दो तरीके से बांटा, ए एंड बी, दो पार्ट। इट इज यूज विद द रेफरेंस टू की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन। की ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन में आपने ये कहा कि वो लोग होते हैं जो बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेज को एक साथ लाते हैं, ब्रिंगिंग टुगेदर, और उन्हें इंटीग्रेट करते हैं, उन्हें इंटीग्रेट करते हैं। फिर आपके दिमाग में कौन से रिसोर्सेज? अरे भाई, मैन पावर, मनी, मटेरियल, टेक्नोलॉजी, MMMT, इन्हें करते हैं। फिर आपके दिमाग में मैनेजमेंट क्या है? इन्फ्लुएंस प्रोसेस है। वो इन्फ्लुएंस तो करता ही है ना, वो इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस इज बैक्ड बाई चार चीजें: पावर, कंपिटेंस, नॉलेज, रिसोर्सेज। पावर, कंपिटेंस, नॉलेज, रिसोर्सेज। जितनी बातें मैंने बोली, इतनी बात आप बोल लोगे तो आपको चीजें रिकॉल हो जाएंगी। इससे ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। समझो, फिर रिकॉल कर लो ऐसे। फिर हमने कहा सेट ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शन में क्या है? फंक्शंस में क्या आएंगे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग। सर ये चारों क्या होते हैं? ये चारों पांचों क्या हैं? ये वाइड रेंजिंग है लेकिन क्लोजली इंटर रिलेटेड हैं। बस खत्म। अब मॉड्यूल पे मैं आपको दिखा दूंगा, पहले अपने टॉपिक हो जाए फिर आपको मॉड्यूल से रीड करा दूंगा। चलो जी, बताओ मैनेजमेंट की मीनिंग में किसी को कहीं कोई दिक्कत आई? एक बार जल्दी से बता दो, फिर हम बढ़ते हैं स्ट्रेटजी की तरफ से। पहला लेक्चर है आपका आज, इसलिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं। आज आपको आदत डलाएंगे, 2-4 टॉपिक पढ़ा के आगे बढ़ जाएंगे। कल के लेक्चर में फिर हम लोग थोड़ा सा हम अपना टाइम वगैरह फिक्स करेंगे कि कितना टाइम हमें पढ़ना है। ठीक है। हो सकता है 7:30 से करूं तो थोड़ा टाइम ज्यादा मिल जाएगा। डन है सबको? मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉल कर लोगे आज, आज ही करना है रिकॉल, और आज ही करना है। इसका ऑडियो भी मैं भेजूंगा ग्रुप में, ऑडियो में ग्रुप में भेजूंगा। और पूरे सिलेबस का, पूरे एसएम का लास्ट में अलग ऑडियो रिवीजन दूंगा, जो आप लगभग 2 से 2.5 घंटे में पूरी एसएम के ऑडियो क्लिप, ऑडियो के थ्रू वॉशरूम में भी जाओ, एग्जाम वाले दिन ना, जब आप ब्रश करते हो तब भी ईयरबड्स लगा करके पढ़ना। वॉशरूम में जाओ, नहाते टाइम मत लगाना, नहीं तो वो खराब हो जाएगा, पता चला कि 1,500-2,000 रुपए बर्बाद करोगे। नॉर्मली कहीं भी जाना तो लगा करके सुनना, लास्ट डे बहुत काम आएगा। ऑटो में बैठना तब सुनना, तो वो तो मैं एक साथ दूंगा, पर अभी के लिए टेम्परेरी बेसिस पर जितने टॉपिक पढ़ाऊंगा डेली शाम को रिकॉल करा दूंगा, ऑडियो में भी। तो सोते टाइम सुन के सोना। मेरे सब्जेक्ट में इतने अच्छे नंबर आने चाहिए, कभी किसी के ना आए हों। ठीक है। मैं पहली बार ये क्लास ले रहा हूँ, नाम है इसका पेड क्लास। बहुत, अब प्राइस आप लोग जान ही रहे हो, तो फिर भी मुझे रिजल्ट वो चाहिए जो यही क्लास लोग 4,000 में दे रहे हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो लोग 4,000 3,000 में सेल कर रहे हैं, मुझे उनसे बेहतर आपसे रिजल्ट चाहिए। आप लोग वादा करो, आप ला के दोगे, जितना एफर्ट मुझसे चाहिए मैं लगाऊंगा। ठीक है। जितना जितना भी आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए मैं करूंगा, पर मुझे चाहिए एसएम के मार्क्स। मैं कॉपी निकाल करके देखूंगा। चलो जी, स्ट्रेटजी क्या है? अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की। मुझे दिल से जवाब दो। आपका पड़ोसी भी आपके लिए कुछ गेम प्लान बनाता होगा,
जो आपके दुश्मन हैं, आपके लिए क्या बनाते हैं? गेम प्लान। अरे कहते हैं ना तुम भाई गेम कर गया बंदा, ऐसे बोलते नहीं है? कोई धोखा देता तो क गेम कर गया, ऐसे बोलते हो कि नहीं बोलते? वो एक्चुअली आपके खिलाफ कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी बना रहा होता है ना, आपके खिलाफ मतलब सर, आप बिज़नेस के लिए स्ट्रैटेजी क्यों बना रहे हो? इसीलिए बना रहे हो कि कॉम्पिटिटर से जीत पाओ, कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ पाओ, टू विन ओवर योर कॉम्पिटिटर, टू विन ओवर योर राइवल्स। समझ गए? प्लानिंग, प्लॉटिंग। तो स्ट्रैटेजी भी क्या है? गेम प्लान है। तो आप कैसे करोगे? ये गेम प्लान है क्या? इसे यूज़ कौन करता है? इसे यूज़ करता है मैनेजमेंट। इसे यूज़ करता है मैनेजमेंट। सत ये क्या लिखा है? सत्य कुछ बोला मुझे समझ नहीं आया। षड्यंत्र, हाँ, षड्यंत्र, षड्यंत्र। लेकिन यहाँ पर ठीक है, षड्यंत्र नहीं। आते हैं वापस। तो स्ट्रेटजी क्या है? एक गेम प्लान है। जा रहा है दिमाग में? कौन यूज़ करता है? मैनेजमेंट। क्यों यूज़ करता है? क्यों यूज़ करता है? सर 4 कामों के लिए यूज़ करता है, 4-5 काम। 4-5 मकसद है मैनेजमेंट का एक गेम प्लान का। पहला, मार्केट पोज़ीशन टेक करना, मार्केट पोज़ीशन बनाना अपना। अपने मार्केट में अपनी पोज़ीशन अच्छी रखना। तो टू टेक द मार्केट पोजीशन, अपने ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए भी स्ट्रेटजी बनानी होती है। हाँ या ना? कि ठीक तरीके से काम चले। मुझे अपना ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए स्ट्रेटजी बनानी पड़ी कि मैं 7:58 पर बैठ जाऊंगा, कुछ गड़बड़ होगी, बच्चे जब तक आएंगे 1 मिनट लेट ना हो। और अगर आपको याद हो तो 8:01 पर हम आपके साथ जुड़ गए थे। हाँ या ना? तो मैंने इसलिए बनाया कि मैं 2 मिनट पहले बैठ जाऊं। तो कंडक्ट इट्स ऑपरेशन, वो भी स्ट्रेटजी है। एक और काम, अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, तब भी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। हाँ या ना? हाँ, कस्टमर को अट्रैक्ट कैसे किया जाए, कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे किया जाए। आपको सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे हम? आपको सेटिस्फैक्शन मिले। सर, लास्ट मोमेंट तक एग्जामिनेशन हॉल में जाने तक मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। हर बात, हर चीज बार-बार आपसे जुड़ा रहूँगा। कुछ किसी को नहीं आया, ग्रुप देखता रहूँगा, अरे, अरे, अरे! ये प्रॉब्लम है, जल्दी ऑडियो क्लिप में समझाऊँ। हाँ या ना? ये क्या है? आपको सैटिस्फाई तो करूँगा कि आपको चीज़ें आपको एग्ज़ाम तक आपको लगे कि भई मुझे सब कुछ मिला। और अट्रैक्ट करने के लिए क्या होना होता है? यूट्यूब के थंबनेल अच्छे बनाने होते हैं। हाँ या ना? तो टू अट्रैक्ट एंड सैटिस्फाई द कस्टमर, तो उसके लिए स्ट्रेटजी बनानी है। एंड टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कुल मिलाकर ये 5 काम करने हैं। जरा फटाफट से बोलो, स्ट्रेटजी क्या है? गेम प्लान है। कौन यूज करता है? मैनेजमेंट। क्यों यूज करता है? टू टेक द मार्केट पोजीशन, टू कंडक्ट दिस ऑपरेशन, टू अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई द कस्टमर एंड टू compete द सक्सेसफुली एंड अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। बोलो डन। क्या इसमें कुछ है अभी तक? इजिली रिकॉल भी रहेगा आपको। एग्जाम में ज्यादा दिन बचे नहीं हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छे तरीके से चीजों को रिकॉल भी करना है, रिवाइज भी करना है, क्वेश्चन भी करना है। जबरदस्ती के आधे घंटे 10 एग्जाम्पल मैं बिल्कुल देने वाला नहीं हूं, क्योंकि वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। आपका एग्जाम कब है? मई 25 में। अब चाहूं तो इसकी 4-5 चीजों के 5-5, 2-2 एग्जाम्पल दूं, 2-2 3-3 एग्जाम्पल दूं, आप सुनोगे। और एग्जाम में सिर्फ इतना लिखना है जितना मैंने लिखकर दिया है। बात समझ में आई? तो ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो पहला पॉइंट हो गया, स्ट्रेटजी एक गेम प्लान है। दूसरा पॉइंट क्या है? सर, ये लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट है। आपका फ्यूचर बताता है। लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट है। बात समझ में आई? आप कैसा इमेज चाहते हो अपना? एक ऑर्गेनाइजेशन की डिजायर्ड इमेज क्या है? उसकी डायरेक्शन क्या है? उसकी डेस्टिनेशन क्या है? उसी का एक ये लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट है। स्ट्रेटजी अच्छी है तो दूर तक जाएगा ये घोड़ा। समझ में आया? व्हाट इट वांट टू बी, क्या बनना चाहता है, एंड हाउ इट वांट टू डू थिंग्स, कैसे करना चाहता है, एंड वेयर इट वांट टू गो, कहां जाना चाहते हो, यही तो है। ये लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन और डेस्टिनेशन का।
और ये है क्या? 3 चीज़ें, वो कहाँ जाना चाहता है, वो क्या करना चाहता है, वो वो कैसे करना चाहता है। डन है? तीसरी बात, स्ट्रेटजी एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है? इंटीग्रेटेड। ये इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क है क्या? अभी समझ में आएगा। किसको प्रोवाइड करता है? टॉप मैनेजमेंट को। अच्छा, टॉप मैनेजमेंट को कैसे भाई, क्या फायदा मिलता है? क्या इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा? पता है? ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट क्या करती है? मैनेजमेंट यही तो ढूंढती है कि अगर एक मौका मिल जाए, मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, एक कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो मुझसे वो अपॉर्चुनिटी जाने ना पाए, और उस वो अपॉर्चुनिटी है भी कि नहीं हमारे लिए, उसे इवेल्युएट कर पाए, उसे एक्सप्लॉइट कर पाए, कोई भी बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटी को। और अगर कोई थ्रेट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रेट को ढूंढ पाए, ये क्या कमजोरी है, उसे वहीं का वहीं। जैसे होता नहीं, युद्ध में क्या होता है, बाबर से जब लड़ाई होती तो क्या होता है, कहता है कि वहीं का वहीं नेस्तनाबूद कर दे। तो वही समझ लो, अपॉर्चुनिटी है तो उसे एक्सप्लॉइट कर पाए, मीन्स उसे इस्तेमाल कर पाए अपने बेनिफिट में। और अगर थ्रेट है तो उससे वो डील कर पाए, सिचुएशन को हैंडल कर पाए। बात समझ में आ गई कि नहीं? यहाँ तक समझ में आया तो एक बार बस बता दिया करिए बीच बीच में, तो मैं रुकू ना। मतलब एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क है मैनेजमेंट के लिए, टू सर्च फॉर, इवेल्युएट एंड एक्सप्लॉइट द बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटी, टू परसीव एंड मीट द पोटेंशियल थ्रेट्स, टू मेक फुल यूज ऑफ रिसोर्सेस एंड स्ट्रेंथ एंड ऑफसेट द कॉर्पोरेट वीकनेसेस। जैसे हमने बोला ना, कोई थ्रेट है, भाई चार ही चीज हो सकती है, मेरी बात सुन लो, यही सुन लो, आगे फिर मिलेगा टॉपिक। चार ही चीज हैं, आपके अंदर भी है, ऑर्गेनाइजेशन में भी। कौन सी? सर, कुछ इंटरनल है, कुछ एक्सटर्नल है। इंटरनल क्या है? इंटरनल क्या है? आपकी स्ट्रेंथ आपकी इंटरनल है, आपकी वीकनेसेस। एक्सटर्नल क्या है? अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आता है। इंटरनल से क्या आएगा? वीकनेस आपकी और आपकी स्ट्रेंथ, ये इंटरनल है। तो आप चाहते हो स्ट्रेंथ बढ़े, आप चाहते हो अपॉर्चुनिटी मिले, आप चाहते हो थ्रेट जो बाहर से आ रहा है उसे मिनिमाइज कर पाऊं, और अपनी वीकनेसेस को खत्म कर पाऊं, इतने तो चाहोगे, तो स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। फिर है, अच्छा एक जवाब देना, मुझे एक छोटी सी बात पूछूंगा, इसका जवाब आप लोग देना। मैं सवाल करूंगा, आप जवाब देना। जब मैं आपसे कहूं कि एक और मैनेजमेंट अच्छा ना हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट बहुत अच्छा ना हो, बहुत रिस्पॉन्सिबल ना हो, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, तो क्या इससे काम चल जाएगा? बोलो, जवाब देना मुझे। यस, चल जाएगा काम तो यस, और या कह देना नहीं नहीं नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, तो नो बोल देना। यस या नो में जवाब दो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर उसका मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, साउंड नहीं है, अलर्ट नहीं है, लेकिन स्ट्रेटजी बहुत जबरदस्त है, तो क्या काम चल जाएगा? अनीश यादव कह रहे हैं नहीं। और कोई? सिद्धांत कह रहे हैं नो सर, इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिद्धांत बिल्कुल डीप में वो पॉइंट तक पहुंच पा रहे हैं। दीपक कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, वेरी गुड, नहीं। अब बात बताओ, स्ट्रेटजी को लगाता कौन है? स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट कौन करता है? कौन करेगा इंप्लीमेंट? मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट ही बेवकूफ निकल गया, तो स्ट्रेटजी लाख अच्छी बना दो, बेकार है। घर में खाना मम्मी बहुत अच्छा बना दे, खाने वाला कोई नहीं है, तो खाने का कोई मतलब रह जाएगा क्या? बताओ। मम्मा ने मीठी खीर बनाई, पापा घर आए नहीं शाम को ऑफिस से, कोई काम का रहेगा क्या मम्मा का खीर? और जब लौटेंगे तो कलेश अलग से होगा। सिद्धांत। समझ में आ गया। चलो, तो कलेश ऊपर से होने लगेगा शाम को, कहाँ रह गए थे, है ना?
तो वैसे ही समझ लो, वही यहाँ पे है। देखो, इतना याद रखना, पॉइंट्स दिमाग में रहे, लिखना क्या है दिमाग में नहीं, मैं राइटिंग के लिए क्वेश्चन देता रहूँगा आपको। अगला पॉइंट, मुझे एक बात बताओ, क्या कोई भी स्ट्रैटेजी परफेक्ट हो सकती है, जिसमें कोई कमी ही ना हो? जिसमें कोई कमी ना हो, जिसमें फ्लॉस हो ही ना? जवाब दो मुझे, यस हो, अगर हाँ परफेक्ट हो सकती स्ट्रेटजी तो यस, और नहीं परफेक्ट नहीं हो सकती कोई भी स्ट्रेटजी तो नो जवाब देना। हमेशा 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 परफेक्ट हो सकती है। क्या स्ट्रेटजी परफेक्ट होगी, यस और नो? जल्दी जवाब दो। नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, सब इंगेज हैं। तो स्ट्रेटजी कभी परफेक्ट नहीं हो सकती। स्ट्रेटजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। डन। अब ये वाला टॉपिक का अलग क्वेश्चन आएगा जो मैं कराऊंगा आपको बाद में, पर अभी इतना ध्यान रखना, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले करेक्ट इनकरेक्ट करके आता था, ऑडिट में आता था ना, ऐसे इसी को क्वेश्चन को दूसरे तरीके से फ्रेम करके पूछा जाता था, आपसे आंसर पूछा जाता था। और इसका क्वेश्चन क्या आएगा, बोलेगा कि स्ट्रेटजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। इस स्टेटमेंट को बताओ कि सही है कि गलत, और एक्सप्लेन करो। कुछ ना कुछ तो कमी रह जाएगी। हम में कमी है, आप में कमी है, सब में है, तो स्ट्रेटजी में भी कमी तो है। लास्ट पॉइंट है, स्ट्रेटजी पार्टली प्रोएक्टिव होता है और पार्टली रिएक्टिव। अब मेरी बात सुनो, ये लास्ट वाला टॉपिक हमें अलग से कराना है, लेकिन अभी तो आपको समझा के ही बाद में कराएंगे। पार्टली प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव का मतलब समझ रहे हो, प्लान्ड स्ट्रेटजी। जब आप कोई चीज पहले से सोच के करते हो ना, पहले से, जैसे मान लेते हैं आपने सोचा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपने सोचा कि हमें एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ऐसा प्रोडक्ट जो अभी तक नहीं आया, जो मार्केट में नहीं है, बिल्कुल यूनिक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो एक ऐसा प्रोडक्ट जो अभी तक बिल्कुल, अभी तक वो आया ही नहीं हो, और अगर ऐसा कुछ बनाने का आप सोच लेते हो, ऐसा कुछ बनाने का आप सोच लेते हो, तो क्या है सर ये प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी है। अभी तक किसी ने नहीं किया वो काम आज करने वाले हो आप, ये प्रोएक्टिव है। बात समझ में आ गई? हाँ, फर्स्ट मूव, विशाल कह रहे हैं फर्स्ट मूव। क्या वीडियो नहीं आ रही क्या? जरा एक बार बताना, वीडियो नहीं आ रही क्या? ठीक है, आ जाएगी, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। चलो जी, चलो। चलो 10 मिनट क्लास और करेंगे, है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो चलो आ गए, हम भी आ गए, लो, आ गए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आ गए, चलो। हाँ, तो स्ट्रेटजी पार्टली प्रोएक्टिव। अच्छा, एक और बात बताओ, रिएक्टिव क्या है, जरा ये भी बता दो। रिएक्टिव ये है ना कि पता नहीं कौन सी सिचुएशन में कब कैसे कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए। आपने देखा, आपने कभी एक मूवी देखी है क्या, कॉर्पोरेट मूवी? किसने किसने देखी है कॉर्पोरेट मूवी? देखो, आज ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, आज इतने से ही हम एंड करेंगे। पहला टॉपिक था, जानबूझ करके मुझे खुशी हुई कि अब हम अच्छे से पढ़ा पाएंगे। कॉर्पोरेट मूवी किसी ने नहीं देखी तो जब कभी मूवी देखना हो तो ये मूवी जरूर देखना, ठीक है? ये मूवी देखना। इसमें होता क्या है, वहां पर प्रोएक्टिव और रिएक्टिव दोनों का बढ़िया एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, दोनों का बढ़िया एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। मुझे लगता है विपाशा बसु की है। 5 मिनट और क्लास करते हैं, ठीक है? फिर कल से हम लोग क्लास करेंगे। आज अच्छी बात है क्लास चल गई है। चलो, तो स्ट्रेटजी पार्टली प्रोएक्टिव होगी और पार्टली रिएक्टिव होगी। प्रोएक्टिव मतलब पहले से प्लान किए हो, फर्स्ट मूव, इनिशिएटिव ले रहे हो, फर्स्ट मूव है आपका।
आपको देख करके आपके कंपटीटर आपको फॉलो करेंगे, राइट? और रिएक्टिव का मतलब जैसा माहौल है, जैसी सिचुएशन है, उस तरीके से आप रिएक्ट कर रहे हो। यानी अगर आपका कंपटीटर कुछ कर रहा है, तो उससे कंपटीशन में हार मत जाओ, उससे बाहर ना चले जाओ कंपटीशन से, उस तरीके से कुछ ना कुछ और करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी पता चले आपको कि भई आप सेल फोन में ले लो, सेल फोन में पता चला सैमसंग कुछ नया कर रहा है, तो बाकी के सैमसंग के अलावा जो बाकी की कंपनीज है वो रिएक्ट करेंगे उसी हिसाब से, कहीं ऐसा ना हो अगर सैमसंग ने कुछ नया खोजा, नई चीज लाई, तो बाकी सब उसी की डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं। किसी ने प्राइस घटा दिया, अगले ने क्या किया, अरे भाई मुझे भी करना पड़ेगा। जो उसको देख करके कर रहा है कि वो कंपटीशन में खुद को मेंटेन रखें, सैमसंग फोल्ड फोन्स वो खुद को मेंटेन रखें, सैमसंग एआई खुद को मेंटेन रखे, इसके लिए जो करेगा तो क्या है कि वो कंपटीशन से बाहर ना जा पाए, वो रिएक्टिव है। अच्छा, ये ऐसे मैंने बता दिया, पर ये क्वेश्चन लिख करके इसका आंसर फ्रेम करके बताना होगा। एग्जाम में 2 बार से नहीं आया, बहुत फेवरेट क्वेश्चन आईसीआई का होता है। ठीक है, सैमसंग एआई फीचर्स ठीक है, डन। तो ये रहा हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डिफिनेशन, ये पहला पॉइंट। सर बाकी इस तरीके से तो क्या 5 दिन लगेंगे एक चैप्टर में? नहीं नहीं, इतना नहीं लगे, क्वेश्चन कराने में टाइम लगाऊंगा, टॉपिक कराने में नहीं लगाऊंगा। बाकी के टॉपिक इसमें मोस्टली 50% कल ही हो जाएंगे, क्वेश्चन कराने में टाइम लगेगा। तो मैं आपसे बताऊं कि इसमें क्वेश्चन क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक बार बता दूं। तो देखो भाई, ये क्वेश्चन यहीं पर आप अपने उसमें मार्क कर लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव, देखा जाए तो ये पॉइंट है। पर ये पॉइंट अलग है, इससे अंदर जाकर के एक अलग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। स्ट्रेटजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव, ई पॉइंट भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ डी पॉइंट भी इंपॉर्टेंट। ये तीनों पॉइंट हमने बढ़िया से लिखे हैं, जो इसके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कब, कहां, कौन से अटेम्प्ट में पूछे गए हैं, मोस्टली मैं आपको बता करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता रहूंगा। डेली क्वेश्चन दूंगा लिखने को, आज छोड़ करके, आज इसलिए नहीं दे रहा हूँ, आज पहला दिन है, आप लोगों को भी आदत नहीं थी, मुझे भी नहीं थी, अब हम एक दूसरे से मिले हैं, अब मुझे अपना ओपिनियन देना। अभी मैं टेलीग्राम ग्रुप में एक छोटा सा पोल डाल दूंगा या आपकी राय मांगूंगा कि आज की क्लास देखने के बाद आप लोगों को कैसा लगा। तो आप लोग ना अपना अपना व्यू पॉइंट जरूर दे देना, दिल से दे देना, ठीक है? दे दोगे ना पक्का? एक बार वादा कर लो, सब लोग अपना वो पॉइंट बता दोगे कि हाँ भाई आज की क्लास एप्लीकेशन वाली आपको कैसी लगी, वर्थ थी, नहीं थी, बेनिफिट लगेगा कि नहीं लगेगा, अंदाजा आपको लग जाएगा, क्योंकि अंदाजा तो आप लगा चुके होंगे कि मैं इसे वापस से रिकॉल करा के तब आगे बढ़ूंगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस एक एक दो क्वेश्चन डेली जो दूंगा वो कल से दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में दूंगा, सिर्फ लेक्चर नहीं। लेक्चर के साथ साथ आप व्हाट्सएप पे हम लोग जिस तरीके से कनेक्टेड हैं एक दूसरे का, वो चीजें भी आप ध्यान रखना। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, इन सारी चीजों को एक अपना ओपिनियन टेलीग्राम ग्रुप में दे देना, मैं एक मैसेज डाल दूंगा बस, ठीक है? चलें वाइंड अप करें क्लास को, वाइंड अप करें क्लास को। आज बस इतना ही करते हैं, डिनर विनर करो आप लोग भी, हम भी आज थोड़ा अब मेंटली प्रिपेयर हैं कि अब हमें पढ़ाना है मस्त। चलो जी, बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। व्हाट्सएप ग्रुप में सुनिए, सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में डिनर के बाद लास्ट मोमेंट पे 5 से 10 मिनट सब लोग एक्टिव हो जाना, ठीक है? सबसे डिस्कशन हो जाएगी कि किसको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम भी आप भेज सकते हो, ठीक है? हाँ, नोट्स ग्रुप में जिसके पास हो वो ग्रुप में भेज देगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।